सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद को आने ही नहीं देते हैं। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। करता रह तू इंतजार, बन जा आलसी, कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मिलन बास्तुला। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वरम के उस मल्ला के बेटे जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत, नाव पे तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर में ले जाया करते थे। जितनी देर यात्री मंदिर के परिक्रमा करते थे उतने ही देर में ये फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फे वाले, सिर्फ मेरे नहीं पूरे देश के चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज बात करेंगे। APJ, ए यानी आबुल उनके परदादा, P यानी पाकीर उनके दादा, J यानी जैनुल आबिदीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनका नाम। ये नाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक ऐसे इंसान का है जिन्होंने इस देश को शिक्षा का महत्व समझाया और समझाते समझाते ही चल बसे। वो और कोई न होकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबिदीन एक नाविक थे और उनकी माँ अशियम्मा गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम साहब ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू किया। अपने पिता को मदद करने के लिए कलाम साहब बचपन से ही अपने स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचने जाया करते थे। स्कूल के दिनों पढ़ाई लिखाई में कलाम साहब सामान्य थे, लेकिन नई चीज़ें सीखने और नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वे हमेशा तत्पर और तैयार और एक पैर पर राजी रहते थे। वो कहावत है ना, किसी इंसान के अंदर कुछ सीखने की भूख हो तो कुछ भी हो जाए वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने पढ़ाई बहुत ध्यान लगा कर किया। वो घंटों तक पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मन लगा कर की। रामनाथपुरम स्कूल से उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तिरुचिरापल्ली में, जहां उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। उसके बाद उनका सफ़र उन्हें ले गया 1955 में मद्रास, जहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद कलाम साहब ने 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब का कैरियर शुरू हुआ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में, यानी DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट के तौर पर। उन्होंने अपने कैरियर का श्री गणेश इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया, पर इसमें उनको संतुष्टि और मानसिक शांति नहीं मिली थी। कलाम साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित इंडियन नेशनल कम्युनिटी फोर्स स्पेस एंड रिसर्च के मेंबर भी थे। इस दौरान उन्हें प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 में उनका ट्रांसफर हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। आज इसे पूरी दुनिया जानती है ISRO के नाम से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक थे। इसी परियोजना की सफलता की परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। ISRO के साथ काम करना, शामिल होना कलाम साहब का कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा माइलस्टोन था। यहाँ से उनकी जीवन को एक दिशा सी मिल गई। जिस वक्त उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर काम करना शुरू किया, तब उन्हें ऐसा लगा कि वह वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963 और 64 में उन्होंने अमेरिका की अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनकी देखरेख में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, इन्होंने कलाम साहब को
1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक के दौरान अपने काम और सफलताओं से कलाम साहब भारत में प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी भांति इतनी बढ़ गई थी कि अर्जेंटली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बगैर उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर काम करने का अनुमति दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही किया। वह इस प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजनाओं ने देश की अग्नि और पृथ्वी जैसी बड़ी मिसाइलें दे दी। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इसी दौरान किया था। इन्होंने इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। R सितंबरम के साथ काम इस परियोजना के कलाम साहब समन्वयक भी थे। इसी दौरान मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना दिया। 1998 में कलाम साहब ने हार्ट के डॉक्टर सुमराजन के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का भी विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनके अचीवमेंट और पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। उनके कार्यकाल के दौरान कलाम को जनता के राष्ट्रपति कहा जाने लगा। अपने टेन्योर के समाप्ति पर उन्होंने दूसरी कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्हें इस विचार का त्याग करना पड़ा। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्यकाल उनके टेन्योर के समाप्ति के समय एक बार फिर दोबारा उनका नाम आया अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन चर्चा ही रह गई और आम सहमति न होने के कारण उनके उम्मीदवार का विचार त्याग करना पड़ा। राष्ट्रपति के पद से निकलने के बाद पढ़ाई लिखाई, मेंटरशिप और रिसर्च जैसी कामों में अपने आप को APJ अब्दुल कलाम ने बिजी रखा और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर जैसी संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा भी वो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवुंदपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरो स्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के तौर पर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। कलाम साहब हमेशा से देश की युवाओं के सपने और उनके भविष्य बनाने के बारे में बातें किया करते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देश की युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव इस पहल शुरुआत की, जिसका उद्देश्य करप्शन को हटाना था। देश की यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी उनको मनोनीत किया गया। 2011 में प्रदर्शित हुए फिल्म आई एम कलाम, जिसे हम सब ने देखी है और इंस्पायर हुए हैं। शिक्षण के अलावा कलाम साहब ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें प्रमुख है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इंटीग्रेटेड माइंड्स, अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिनेटेबल स्पिरिट इत्यादि। देश और समाज का कार्य करते हुए और हमेशा जन और युवाओं के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए कलाम साहब को अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। लोग उनमें एक पिता, परमेश्वर और गुरु की छवि देखा करते थे। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने
उन्हें मानक डॉक्टरी की उपाधि दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। इस महान इंसान की ट्रेजेडी देखिए, जिंदगी की जिस संदेश को, जिस प्रवाह को वह अपने जीवन भर साथ लेकर चले, शिक्षा का मार्ग दिखाते चले, सभी को शिक्षा प्रदान हो, हर बच्चे को, हर मन को, उसी तरह वह एक दिन हमेशा के लिए अलविदा भी कहे गए। उस वक्त वह एक स्पीच दे रहे थे। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह स्पीच देते देते ही स्टेज पर ही चल बसे। उनका स्वर्गवास हो गया। वह दिन एक काले दिन की तरह भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। हमेशा कलाम साहब अपने मन और हृदय में और हर उस इंसान के मन से शिक्षा को अपनाता है, उसके लिए कलाम साहब एक हौसला और मूर्त है। करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सुधार गए, लेकिन हमेशा हमारी यादों में अमर रह गए। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ हमेशा से जुड़े रहे। इस कार्य से इस इंसान को, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे गुरु को, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही कर्म है, शिक्षा से ही शुरुआत है और शिक्षा पर ही अंत है। अगर हम कलाम साहब के सपनों का देश बनाना चाहते हैं तो हमें ये प्रण लेना होगा कि इस देश का हर बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ सके, ना कि कूड़े कबाड़े में किसी की कचरा उठाए, ना कि किसी के प्लेट धोए और ना ही जूठे गिलास उठाए। जब ये हम मुकम्मल कर पाएंगे तो ही आबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की सपनों का देश साकार होगा। इस कहानी के दौरान कलाम साहब की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए? नीचे कमेंट कर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करके मदद करिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने बहुत धैर्य धारण किया, बहुत शांति भाव से हमें सुन दिया। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।